पारो। पारो भूटान की सबसे फेमस मोनेस्ट्री टेम्पल का घर है, पारो ताक्सांग, जिसे टाइगर्स नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आज के एपिसोड में हम टाइगर्स नेस्ट को एक्सप्लोर करेंगे और एक सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे। भूटान दुनिया के सबसे खुश देशों में से एक क्यों है? और शुरुआत करते हैं एक कहानी से, एक ऐसी कहानी से जो भूटान के बच्चे अपने दादा दादी से सुनते हैं, द लेजेंड ऑफ पारो। इस कहानी की शुरुआत पारो में नहीं बल्कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पेमागाशी में होती है। सैकड़ों साल पुरानी कहानी है। वहाँ एक एंशिएंट मंदिर था और उसके बाहर ही एक जादुई स्टोन राइस क्रशर भी था। क्रशर में कूटने के लिए जितना भी धान डालो उसका दुगना होकर बाहर आता था। गांव वाले बड़े खुश थे पर इस रहस्य को सुलझाना भी चाहते थे, इसलिए एक दिन उन्होंने इस क्रशर को जमीन से निकाल दिया। इस राइस क्रशर के नीचे से दो पक्षियों का जोड़ा निकला। बाहर आते ही दोनों पक्षियों ने उड़ान ली, पर एक गांव वाले ने पुरुष पक्षी को पकड़ लिया। ये पक्षी पकड़ते ही पत्थर में बन गया और माना जाता है कि आज भी उस मंदिर के बाहर उसकी पत्थर की मूर्ति है। मादा पक्षी उड़ गई और दूर जाके एक नया घर बनाया। क्योंकि भूटनीज में पक्षी को पारो कहते हैं, उसके नए घर का नाम पारो पड़ गया और तभी से पारो में धान प्रचुर है, मतलब प्लेंटीफुल है। और पेमागाशी का क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली वहाँ अब धान नहीं होता। पारो में आपकी जर्नी मोस्ट लाइकली पारो एयरपोर्ट से होगी। ये एयरपोर्ट भूटान का इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इनफैक्ट पारो एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे मुश्किल कमर्शियल एयरपोर्ट भी माना जाता है और केवल 8 ऐसे पायलट हैं जो यहाँ पे लैंड कर सकते हैं। हमारा पायलट भी उनमें से एक था। मेरा पहला सनराइज जो मैंने विटनेस किया यहाँ पे भूटान में आज। इससे पहले कि हम पारो घूमें, मैं आपको यहाँ का होटल दिखाता हूँ जो मुझे बहुत प्यारा लगा। हम लोग जस्ट पारो पहुँचे हैं। आई वांट टू गिव माय फर्स्ट इंप्रेशंस और ये मुझे जगह बहुत अच्छी लग रही है। एक्चुअली थिम्पू कैपिटल है, बड़ी जगह है, थोड़ी भीड़ है वहाँ पे ज़्यादा, मॉडर्न सा आर्किटेक्चर भी। बट पारो ऑन द अदर हैंड इज़ इट्स लाइक बैक इन द डेज, पुराने ज़माने की जगह लगती है, बहुत सुंदर है। मैं अगर रिकमेंड करूँगा, अगर मेरी तरफ से है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो अगर आपके पास समय है और आपको समय डिवाइड करना है पारो और थिम्पू के बीच में, तो पारो में ज़्यादा समय स्पेंड कीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ कैफ़ेज़ वगैरह भी बहुत सारे हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हिच सिटी वुड यू प्रेफर, थिम्पू और पारो? Paru is beautiful. It's very antique. It's fantastica. सो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं भूटान के नेशनल म्यूजियम में जो पहाड़ के ऊपर है। बड़ा अच्छा सुंदर सा लोकेशन है, नीचे व्यू बहुत अच्छा है। ये एक्चुअली पुराना वॉच टावर था जिसको अभी कन्वर्ट कर दिया गया है, रेस्टोर कर दिया गया है। तो ये बाकी जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स होती हैं ज़्यादातर हाउ शुड आई से, उनमें एजेस होते हैं, मतलब रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में होते हैं। अगर प्लान में देखेंगे ये सर्कुलर है। इट्स जस्ट काइंड ऑफ वेरी नाइस। अगर आपको मेरे बारे में पता नहीं है तो मुझे म्यूज़ियम्स बहुत पसंद हैं, बेहद पसंद हैं। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ शहरों में म्यूज़ियम ज़रूर घूमता हूँ, क्योंकि वह काफ़ी अच्छा तरीका होता है हिस्ट्री समझने के लिए। वाओ, दिस इज़ विंडी। अभी हम पारो में बसे पारो फोर्ट में आ गए हैं, जो भूटान के बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट्स में से एक है। ये फोर्ट बनाया गया था 17वीं शताब्दी में, जब भूटान के रीयूनिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा था। ये कुछ तीसरा चौथा फोर्ट था उस ज़माने में जो बनाया गया था, और अभी भी बहुत वेल प्रिजर्व्ड है और अभी भी फंक्शनल फोर्ट है। ऑफ कोर्स ये फोर्ट की तरह फंक्शनल नहीं है, बट अभी भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे टूरिस्ट्स वेलकम है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पे कुछ मंदिर भी हैं जहाँ पे आप ऑफ कोर्स प्रेयर्स दे सकते हैं। बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेस टू लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ भूटान एज वेल। तो मैं इस मौके को लेके आपको थोड़ा सा भूटान के इतिहास के बारे में बताता हूँ, ताकि आपको भी थोड़ी पता चले इसकी कहानी क्या है और हमारी आगे की कहानी थोड़ी और ईजी हो जाएगी समझाने के लिए।
ये समय एक ऐसा समय था जब एक्चुअली भूटान के बहुत एनिमीज तो नहीं थे, बट एक मेजर एनिमी था जो था तिब्बत, विच वॉज ऑलवेज अटैकिंग द कंट्री। और बेसिकली उनका मेन पर्पस जो अटैक करने का था वो ये था कि भूटान के पास एक रेलिक था, बुद्धा रेलिक, जो वो वापस लेके जाना चाहते थे, जो एक्चुअली तिब्बत से आया था, बट दे वांटेड टू टेक इट बैक। उसी के लिए तिब्बत हमेशा अटैक करता था और भूटान डिफेंड करता था। वो रेलिक अभी भी एक्चुअली भूटान में ही है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेरिटेज ऑफ भूटान। अनफॉर्चुनेटली इस ट्रिप में हम वो देख नहीं पाएंगे, मे बी नेक्स्ट टाइम, बट नेक्स्ट इट्स टाइम टू गो इनसाइड द टेम्पल। स्मॉल टिप फॉर दैट, कोई भी मंदिर है यहाँ पे, आप मंदिर के बाहर से फ़ोटोज़ ले सकते हैं, पर मंदिर के अंदर कोई फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। द बेस्ट थिंग इज़ कि आप कैमरास बंद कर दें, जूते उतार दें और मंदिर में जाके पूजा कर लें थोड़ी सी। शाम को एडम और मैंने यहाँ की एक लोकल शॉप में मोमो वाला डिनर किया और कुछ भूटनीज बियर भी ट्राई की। So मैं अपना प्रॉमिस तोड़ के मोमो खा रहा हूँ। These are fried cheese momos, जिसमें चीज़ तो काफ़ी हेल्दी है, बाकी सब चीज़ का पता नहीं है। साइदा की तबीयत ठीक नहीं थी, so we decided to go back early। अगला दिन भूटान में हमारा सबसे स्पेशल दिन था। So अभी हमारी शुरुआत हो चुकी है उस जगह के लिए जहाँ पे भूटान में आने वाले सारे लोग डेफिनेटली जाते हैं। हम लोग जा रहे हैं टाइगर्स नेस्ट की तरफ, जो काफ़ी आइकॉनिक जगह है। मैं आपको इस जगह की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस की कहानी के बारे में रास्ते में बताता रहूँगा, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मीडियम से सॉर्ट ऑफ मीडियम डिफ़िकल्ट ट्रैक है। ऊपर जाने में कुछ 3-1 घंटे लगते हैं। हमारा प्लान है कि हम लंच तक वापस आ जाएंगे हाइक करके। लेट्स सी हाउ दैट गोज़। हम अपने होटल से कुछ 6:15 बजे निकले थे और अभी 6:45 हो गया है। मुझे तो लग रहा है मेरी सांस ऑलरेडी फूल रही है, सो देखते कैसा रहता है आगे। बट आई कैन सी द टाइगर्स नेस्ट, आई विल शो इट। यू कैन सी दैट, दैट्स टाइगर्स नेस्ट। तो एक क्विक रिकमेंडेशन, अगर आप लोग हाइक पे आते हैं यहाँ पे, अच्छा आइडिया है कि आप सुबह जल्दी आ जाएं, क्योंकि तब कम लोग होते हैं, मौसम अच्छा होता है, एंड बिफोर इट गेट्स टू हॉट यू विल बी डाउन। सो हमारी तरह 6:30-7 तक हाइक शुरू कर दीजिए। तो सायदा और मैं छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं क्विक नाश्ता खाने के लिए। I had my energy drink and she's having her energy bar, जिसमें चीनी होती है तो मैं नहीं खा सकता, और मेरे ड्रिंक में दूध होता है तो वो नहीं पी सकती है। Such is life। तो इस ट्रैक के रास्ते में एक एक्चुअली मिडवे पॉइंट पे एक कैफ़े भी है। तो नेक्स्ट हमारा प्लान है कि हम उस कैफ़े पे जाएंगे और वहाँ कुछ स्वादिष्ट कॉफ़ी पियेंगे। तो अभी हम ट्रैक के ऐसे पड़ाव में पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें डिसीजन लेना है कि हम राइट जाएं या लेफ्ट जाएं। हमारे सह यात्री जो आगे चले गए, 8 co-travelers have gone ahead। O sea, me estás hablando en indio y pretendes que yo te responda lo mismo. El problema es que nuestro equipo está adelante y nosotros llegamos a un lugar que hay 2 caminos. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो टाइगर्स नेस्ट है वो सिर्फ अकेला एक श्राइन या मोनेस्ट्री नहीं है। वहाँ पे एक्चुअली आसपास बहुत सारे और भी टेम्पल्स हैं, एंड दीज वर बिल्ड बाय डिफरेंट गुरुज हु केम आफ्टरवर्ड्स। सो यू वुड सी मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो आसपास है। कुछ टाइगर्स नेस्ट से ऊपर भी है और कुछ थोड़ी नीचे लेवल पे है। सो या देयर आर मेनी मोर। टाइगर्स नेस्ट इज़ द ओल्डेस्ट। तो
तो अभी हम लिटरली आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। टाइगर नेस्ट मेरे लेफ्ट साइड पे ही है। तो आखिरी का जो रास्ता है उसमें बहुत स्टीप से स्टेप्स जो नीचे जाते हैं एक वाटरफॉल की तरफ, और देन यू क्लाइंब अप स्टीपली अगेन। सो देयर, दैट्स टाइगर्स नेस्ट। तो एक और इंटरेस्टिंग सवाल है जो मेरे ख्याल से आप में से कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम इसको टाइगर्स नेस्ट क्यों कहते हैं, हम इसको टाइगर्स डेन क्यों नहीं कहते हैं, टाइगर्स केव क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि जनरली वो सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट टाइगर। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। माना जाता है कि जो 8th सेंचुरी मास्टर थे जिन्होंने यहाँ पे मेडिटेट किया, वो यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट से एक शेरनी के ऊपर उड़ते हुए आए थे। तो क्योंकि वो शेरनी थी तो टाइगर, और क्योंकि वो चिड़िया की तरह उड़ के आए यहाँ पे, इसीलिए इसको नेस्ट कहते हैं, टाइगर्स केव या डेन नहीं कहते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। पर ये 8th सेंचुरी मास्टर थे कौन? उनका नाम है गुरु रिम्पोचे या पद्मसंभावा। माना जाता है कि उनका जन्म प्रेजेंट डे पाकिस्तान की स्वात वैली में हुआ था और उन्होंने तिब्बत भूटान में तंत्रा बुद्धिज्म को पॉपुलर किया। 8वीं शताब्दी में पारो तक्संग में उन्होंने एक लंबी साधना ली और उसके बाद से बुद्धिज्म भूटान का मुख्य धर्म बन गया। 17वीं शताब्दी में यहाँ विशालकाय मंदिर का निर्माण किया गया। इसके पहले यहाँ केवल छोटी सी हट्स हुआ करती थी। 1998 की फायर में टाइगर्स नेस्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया और उसके बाद इसे फिर से बनाया गया। फॉर्चुनेटली इस फायर में सभी रेलिक्स सुरक्षित रहे। भूटान के सभी मंदिरों की तरह यहाँ भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट हम जिस मंदिर में जा रहे हैं उसका नाम है किचू मंदिर, और ये मंदिर एक्चुअली भूटान की हिस्ट्री से बहुत क्लोजली लिंक्ड है क्योंकि ये भूटान का सबसे पुराना मंदिर है, विच मेक्स इट ऑल्सो द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर इन द एंटायर कंट्री। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो उसके लिए मैं आपको 7वीं शताब्दी में लेके जाता हूँ। तब ऐसा था कि जो तिब्बत के फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग थे उन्होंने इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया था। पर क्यों किया था? एक्चुअली हिमालयन रीजन में एक डेमन थी, एक फीमेल डेमन थी जो काफ़ी बड़े साइज़ की थी, और उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 108 मंदिर बनाए। उनमें से 2 मंदिर जो घुटने और टो पे हैं उस डीमन के, वो भूटान में है, और उसमें से जो ओल्डेस्ट वाला है जो 7वीं शताब्दी में बनाया गया था उसमें हम जा रहे हैं। इस मंदिर का लिटरल ट्रांसलेशन है पीसफुल टेम्पल, और एक्चुअली यहाँ आके बहुत पीस फील होता है। तो अनफॉर्चुनेटली मंदिर के अंदर फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड, तो अभी मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ एंड आई विल गो हियर सम स्टोरीज, बट आई विल शो यू व्हाट इट लुक्स लाइक फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज़ इट्स गॉर्जियस। तो इस वॉक में मेरा एक प्लान भी है। कई बार लोग भूटान को दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में से एक कंट्री मांगते हैं। अभी क्योंकि हम मार्केट में घूम रहे हैं, हम सड़क में थोड़ा सा लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि लोगों से पूछते हैं कि क्यों उनका देश हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में से एक है दुनिया में। मे बी दैट विल गिव अस एन आंसर टू दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। I think the spiritual link, our day-to-day life, that's making, the people happy because that teaches contentment to every individual. शॉपकीपर लेडी के हिसाब से भूटान की खुशी का मुख्य कारण था गौतम बुद्धा के द्वारा सिखाया गया मिडिल पाथ का रास्ता। I have no idea. Yeah, we are happy, but I have no idea why we are happy, but we are happy. I feel like everybody gotta be happy because, like, come on. I think that Bhutan is the happiest country because it's the land of thunder dragon. I think Bhutan is happiest country because there are lots of natures, and of course there's like beautiful flowers and all stuff. आई होप इस वीडियो की मदद से मैंने आपको इंस्पायर किया होगा भूटान में ट्रिप प्लान करने के लिए। और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो थोड़े से टिप्स हैं आपके लिए जो शायद काम आएंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान और भूटान का काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है हमेशा से।
तो हमारे लिए वहाँ जाना काफ़ी इजी है। हमें भूटान जाने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए, पर एक परमिट चाहिए होता है जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको ई परमिट ईमेल में आ जाएगा, उसका प्रिंट ले लीजिए, दैट विल बी गुड। टिपिकली भूटानीज गवर्नमेंट जो भी टूरिस्ट आते हैं भूटान में, उनके ऊपर एक STF होता है, एक फ़ी होता है जो उनको डेली फ़ी देना पड़ता है। दिस इज़ ओवर एंड अबव एवरी अदर एक्सपेंस। पिछले साल से मतलब 2022 से हिंदुस्तानियों को भी ये फ़ी देनी पड़ेगी। पहले ये फ़ी हम नहीं देते थे, पर हमारी फ़ी है 1200 रुपये पर डे एज अगेंस्ट समबडी एल्स जो $200 पर डे फ़ी होती है जिनके लिए। सो अभी भी हमारी फ़ी काफ़ी कम है, बट देयर इज़ अ फ़ी कंपोनेंट इन्वॉल्व। अगर आप भूटान घूमना चाहते हैं तो ये नेसेसरी है, कंपलसरी है कि आप एक्चुअली यहाँ पे एक टूर गाइड के साथ घूमें। एंड फ्रैंकली डोंट थिंक ऑफ इट लाइक जैसे नॉर्थ कोरिया में होता है या कहीं कंट्रीज़ में होता है जहाँ वो टूर गाइड्स आपके साथ हमेशा रहते हैं, दे आर टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग थिंग्स। यहाँ पे टूर गाइड इज़ देयर टू हेल्प सपोर्ट द लोकल इकोनॉमी सो दैट उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट होगा। और मुझे लगता है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद ऐसा लगता है कि हमारे साथ टूर गाइड था और उसकी वजह से हमारी ट्रिप बहुत 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 अमेजिंग रही। तो मैं तो होल हार्टेडली रिकमेंड करूँगा अपने टूर गाइड को, सोनम को। तो सोनम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप भूटान में आना चाहते हैं घूमने के लिए, सो गेट इन टच विद सोनम। सोनम आपको बताएंगे कि क्या नेक्स्ट स्टेप्स होंगे। ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि आप सीधे घर से बैग लेके पासपोर्ट लेके निकल गए और यहाँ पर आके आप प्लान बनाएंगे। आपको थोड़ा बहुत प्लान पहले बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कौन सी टूर एजेंसी के साथ घूमने वाले हैं और कौन गाइड होगा, ये तो डिसाइड हो जाएगा पहले से ही। पर एक बार आप भूटान पहुंच जाएंगे उसके बाद आपका प्लान बहुत फ्लेक्सिबल हो सकता है। फ्रैंकली हमारा प्लान में सिर्फ एक ही चीज़ फिक्स थी, आई वुड से, जो था टाइगर्स नेस्ट। बाकी सब कुछ फ्लेक्सिबल था और हमने हर दिन सुबह में या पिछले दिन शाम को बैठ के प्लान बनाया कि हम क्या करना चाहते हैं, एंड दैट वाज अमेजिंग। भूटान में मौसम में काफ़ी वेरिएशन होती है। जब विंटर्स होते हैं तो बहुत ठंडा होता है, तो आपको अच्छी वाली विंटर क्लोथिंग साथ में लेके आनी पड़ेगी। पर अगर समर्स जैसे अभी का टाइम है तो मैंने टी-शर्ट में ज़्यादातर सभी दिन बताए हैं। सो यू कैन बी इन योर टी-शर्ट, जस्ट गेट अ जैकेट अलॉन्ग दो। अगर थिन जैकेट है आपके पास और किसी दिन ठंड हो गई या पहाड़ के ऊपर गए आपको ठंड लगती है तो आप जैकेट पहन सकते हैं। सो दैट इज़ गुड। जहाँ तक खाने का सवाल है, ये थोड़ा एक ऐसा एरिया है जिसमें मैंने बहुत लोगों के वेरिएशन ऑफ ओपिनियन सुने। सभी को यहाँ का खाना, लोकल खाना इतना अच्छा नहीं लगता है हर बार, क्योंकि टेस्ट पैलेट बहुत डिफरेंट है यहाँ पे। या तीखी मिर्च खाते हैं, दैट इज़ द मेन स्पाइस। काफ़ी चीज़ खाते हैं, ऑफ कोर्स देयर इज बीफ, देयर इज पोर्क। चिकन इतना कॉमन नहीं है। फ़िश भी खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं जो लोकली यहाँ पे ग्रोन होती है, मतलब बाहर से वेजिटेबल्स नहीं आती, सीजनल लोकल वेजिटेबल्स खाते हैं। हिंदुस्तानी खाना ईजिली बहुत सारे कैफ़ेज़ में मिल जाता है, तो अगर आप हिंदुस्तानी खाना ही खाना चाहते हैं तो यू कैन गो इन दोस कैफ़ेज़। वेस्टर्न खाना भी वहाँ मिलता है, जैसे बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। मैंने ज़्यादातर दिनों में लोकल खाना ही खाया है और मुझे लगता है मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग था, क्योंकि मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे हूँ जहाँ पे मैं प्रोटीन रिच खाना खा रहा हूँ। तो मैं काफ़ी एग्स ईजिली मिल जा रहे थे, मुझे वेजिटेबल्स मिल जा रहे थे और चीज़ मिल जा रहा था। सो आई वॉज एक्चुअली वेरी हैप्पी। और फाइनली मैं कहूँगा, अगर आप भूटान में आना चाहते हैं काफ़ी ओपन माइंड के साथ आइए, एंड आई एम श्योर यू लर्न अ लॉट हियर। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे शादी, जैसे रिलीजन, धर्म, ये सब काफ़ी अलग है हमारे हिंदुस्तान से। तो ओपन माइंड से उनको सुनिए एंड कुछ सीखिए, एंड आई थिंक दैट विल बी अमेजिंग। अगर आपके पास और सवाल हैं तो आप उनको कमेंट से पूछ सकते हैं, एंड आई विल हेल्प यू आउट विद दोस। बाकी सारे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स डाल दूंगा जो भी रेलेवेंट चीज़ों के हैं, एंड यू कैन यूज़ दोस डायरेक्टली एंड प्लान योर ट्रिप। भूटान सीरीज के तीसरे और आखिरी वीडियो में हम यहाँ की कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिशंस को देखेंगे और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस को ट्राई करेंगे जो शायद मैं इंडिया में कर ना पाता। मुझे उम्मीद है आपको आज की पारो की कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, उन लोगों से जो भूटान जाने का प्लान कर रहे हैं। और अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। अभी के लिए अलविदा।